संसद है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, आवाज कहां है? आवाज होनी चाहिए। वंचितों की आवाज को आवाज दी जाएगी, इस आवाज को बुलंद किया जाएगा, ये आवाज बंद नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा जाति को आरक्षण देने वाला जो कानून बनाया गया है, उस कानून को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कानून के आधार पर मराठा जाति को SEBC घोषित किया गया है। ये SEBC की जो टर्म है वो कब से आई? क्योंकि मंडल कमीशन तो OBC के लिए बनाया गया था और उसका रिपोर्ट 81 में आया था। मगर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो OBC का मंडल कमीशन लागू किया तो उसको घसीटकर ब्राह्मण लोग सुप्रीम कोर्ट लेके गए और जब वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन पर जजमेंट लिखा, घोषित किया। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार, इस नाम से वो जजमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है। उस जजमेंट में OBC को एक नया नाम दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। वो नया नाम है SEBC। OBC को नया नाम दिया गया SEBC। S का मतलब है सोशली, E का मतलब है एजुकेशनली, BC का मतलब है बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब है OBC के लिए जो मंडल कमीशन बनाया गया था उसके ऊपर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 92 को दिया, उस जजमेंट में OBC को नया नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ने SEBC। ये कॉन्स्टिट्यूशनली नियम है, ये नाम दिया गया। OBC को नया नाम दिया गया SEBC। फडणवीस सरकार ने जो कानून बनाया उस कानून में मराठा जाति के लोगों को SEBC माना गया है, यानी इनडायरेक्टली मराठा जाति को OBC स्वीकार किया गया है। महाराष्ट्र के तमाम OBC संगठन मराठा लोगों को OBC मानने का विरोध कर रहे हैं, मगर फडणवीस ने मराठा जाति के लोगों को SEBC के लिस्ट में डाला, उनको SEBC ही माना। SEBC माना, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र की जो OBC की लिस्ट है उसी लिस्ट में मराठा जाति को शामिल किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मराठा महासंघ के लोग, मराठा सेवा संघ के लोग
संभाजी ब्रिगेड के जो लोग हैं वो मराठा जाति के लोगों में कंफ्यूजन फैलाने का काम कर रहे हैं कि मराठा जाति को ओबीसी में शामिल करके रिजर्वेशन दिया जाए। मराठा जाति को एसी बीसी मानकर जो कानून बनाया गया है उस कानून में मराठा को ओबीसी ही माना गया है। ओबीसी का ही नाम एसी बीसी है। 16 नवंबर 92 के जजमेंट में ओबीसी को ही एसी बीसी कहा गया है। अगर मराठा को ओबीसी के लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के तहत ये कानून पास किया गया है। केवल एक काम किया गया कि मराठा को जो रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया उससे अलग दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के आधार पर एक जाति को अलग करके उसकी अलग गिनती करके उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसा आज तक इसके पहले कभी भी नहीं हुआ और कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा करने से एक प्रकार से जाति व्यवस्था को मान्यता होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के खिलाफ है। इसलिए ये भी एक नया मामला है। ऐसी परिस्थिति में क्या एक सिंगल जाति को अलग से आरक्षण दिया जा सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहती है नहीं दिया जा सकता है। तो नहीं दिया जा सकता है तो फिर मराठा जाति को जो 16% रिजर्वेशन दिया गया और जो हाईकोर्ट ने 13% तक नीचे लाया वो किस आधार पर दिया? तो उसको एसी बीसी घोषित करके दिया। एसी बीसी घोषित करने का मतलब है ओबीसी के ही लिस्ट में फडणवीस ने मराठा जाति को डाला। ये वास्तविक परिस्थिति है। फिर अगर ऐसा है तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्यों इनकार किया? तो जो 5 जज का बेंच है उस 5 जज के बेंच ने जो 102 नंबर का संविधान संशोधन है उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए 5 में से 3 जज ने कहा कि राज्य सरकार को किसी भी जाति को किसी लिस्ट में शामिल करने का अधिकार नहीं है। किसी जाति को लिस्ट में शामिल करने का अधिकार केवल मात्र सेंट्रल राष्ट्रपति को है और संसद को है। ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उस लिस्ट में डाल सकते हैं। 2 जजों ने कहा कि राज्य सरकार को भी यह अधिकार है, मगर 30 जज की वजह से ये निर्णय माना गया कि मराठा को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये कानून असंवैधानिक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, वो जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। ये जो पुनर्विचार याचिका है वो केवल 102 नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके बारे में है। उनके अनुसार ये कहना है कि हमारे संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकारों को खत्म नहीं किया गया है, इसलिए
इंटरप्रिटेशन के द्वारा जो 3 जज ने जजमेंट दिया उस पर पुनर्विचार किया जाए, ऐसी केस सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर गई है। अब ऐसे स्थिति में यदि पुनर्विचार याचिका स्वीकार की जाती है तो मराठा जाति को ओबीसी के लिस्ट में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को मिल जाएगा, मगर पहले उसे ओबीसी के लिस्ट में शामिल करना होगा और बाद में उनको अलग से रिजर्वेशन देना होगा, तो ओबीसी और मराठा के बीच में झगड़ा नहीं होगा। इस तरीके से एक सिंगल जाति को रिजर्वेशन देने का मामला होगा। और ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या सिंगल मराठा जाति को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मामला बन सकता है 102 का संविधान संशोधन स्वीकार करने के बाद भी। यदि 102 का संविधान संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करके राज्यों को अधिकार बहाल कर सकती है, और जब राज्यों को अधिकार बहाल हो जाएगा तो वो बहाल होने के बाद राज्य सरकार को मराठा जाति को ओबीसी के लिस्ट में शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा और उसके तहत मराठा जाति को रिजर्वेशन देने का अधिकार राज्य सरकार को मिल जाएगा। उसके तहत राज्य के प्रशासन में रिजर्वेशन देने का अधिकार राज्य को मिलेगा। इससे दूसरी एक और नई संवैधानिक समस्या खड़ी होगी कि राज्य सरकार के प्रशासन में केवल मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा जहां बहुत कम संख्या में नौकरियां है। नौकरियां तो सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो है, जो प्रथम श्रेणी के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वहां मराठा जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल राज्य सरकार में ही मिलेगा। ये एक नया संकट खड़ा हो सकता है। और जब ये नया संकट खड़ा होगा, ऐसे परिस्थिति में उसका समाधान कैसे होगा, ये एक नया सवाल है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। इसमें 2 रास्ते हैं, वो 2 रास्ते हमको समझना होगा। पहला रास्ता है कि ये जो मराठा शब्द है, देशमुख और शिवाजी महाराज के समय में देशमुख और देसाई सरदेसाई लोगों के लिए मराठा शब्द का उपयोग केवल उनके लिए किया जाता था, ऐसा महापंडित कॉमरेड सत्यशोधक कॉमरेड शरद पाटिल ने स्वराज्य के मारेकरी कौन है, मोहम्मदी है कि ब्राह्मणी है, इस किताब में सिद्ध किया है कि मराठा शब्द केवल देशमुख और देसाई सरदेसाई के लिए यूज होता था, बाकी लोगों के लिए मराठा शब्द यूज नहीं होता था। बाकी सभी लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज होता था, तो कुणबी ही शब्द यूज होता था। सारे रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ज्योतिराव फुले ने अपना एक संस्मरण लिख कर रखा, वो रिकॉर्ड में है। जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ पर ढूंढने के लिए गए, और ढूंढने के बाद जब वो नीचे उतरे तो ग्राम जोशी जो ब्राह्मण था, उसने ज्योतिराव फुले को कहा कि उस कुनभट की पूजा करके आए हो। ऐसा करके उस ग्राम जोशी ब्राह्मण ने कहा, शिवाजी महाराज को कुनभट कह के गाली दी। ये रिकॉर्ड करके ज्योतिराव फुले ने रखा।
ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके संस्मरण में, उनके याद में। और इस हिसाब से भी ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण लोग उस समय भी उन लोगों को कुणबी ही मानते थे, और बाद के समय में, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज भी कुणबी ही मानते थे। और कुछ दिन पहले मराठा समाज की एक बाई के साथ, जो ब्राह्मण औरत थी, पूना शहर में जिस तरह से व्यवहार किया, उससे सिद्ध होता है कि अभी भी उनको कुणबी मानकर शूद्र ही माना जाता है। इस पर हम लोगों ने बवाल किया था, मगर बहुत दुखद बात है कि मराठा सेवा संघ के लोगों ने, मराठा महासंघ के लोगों के द्वारा, संभाजी ब्रिगेड के लोगों के द्वारा इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने नहीं उठाया। हमें अभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने क्यों नहीं उठाया। ये एक रहस्य ही है। दूसरी बात मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि फिर मराठा शब्द का मूल सोर्स क्या है? तो मराठा शब्द का मूल सोर्स कुणबी ही है। यानी मराठा शब्द की उत्पत्ति कुणबी शब्द से हुई है, और कुणबी से ही मराठा बनाया गया है। यानी ब्राह्मणों ने बहुत होशियारी से क्या किया कि कुणबी से मराठाकरण किया, और मराठाकरण का अब क्षत्रियकरण हो रहा है। भीड़े एक बोटे अभी ये अभियान चला रहे हैं कि मराठा अब मराठा भी नहीं है, वो क्षत्रिय है। तो ब्राह्मणों ने राजपूतों को राजपूत कहा, क्षत्रिय नहीं माना। ये एक और अलग इतिहास है। अब उसके अंदर मैं इस मौके पर नहीं जाना चाहता, मगर उसमें भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। जब मौका आएगा तो उस पर मैं विस्तार से बात कहूंगा। तो इस तरह से कि मराठा जाति का जो मूल सोर्स है वो कुणबी ही है। यदि कुणबी से ही मराठा शब्द बना, तो इस संबंध में दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो कुणबी की करने वाले लोग हैं, जो किसानी करने वाले लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो व्यवहारिक जीवन में आज भी कुणबी ही है। प्रचार में उनको मराठा कहा जा रहा है, मगर व्यवहार में वो कुणबी ही है। उनका सारा जीवन कुणबी के साथ जुड़ा हुआ है, खेती के साथ जुड़ा हुआ है, और इसलिए वो मूल रूप से कुणबी ही है। तो मराठा शब्द का मूल सोर्स जो है वो कुणबी शब्द से निकलता है। तो कुणबी शब्द से ही आगे मराठा बना, और जब कुणबी से मराठा बनाया जाता है तो ये जो जाति उन्नति वाला जो मामला है, कुणबी से मराठा एक शाब्दिक मामला है। ये मराठा कुणबी शब्द से मराठा बना। विदर्भा के कुणबी लोगों को रिजर्वेशन में, ओबीसी में रिजर्वेशन मिला है। सारे महाराष्ट्र में कुणबी लोगों को रिजर्वेशन है, मराठा लोगों को रिजर्वेशन नहीं है। जिनके कहने पर, जिन ब्राह्मणों के कहने पर, जिन कुणबी लोगों ने अपना मराठाकरण किया, उससे उनका कोई फायदा तो हुआ नहीं, उनका केवल नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ कि 200 घराने हैं, बहुत ज्यादा हुए 200। राजनीति में, सत्ता में केवल 200 मराठा घरानों का फायदा हुआ, और बाकी कुणबी की करने वाले लोग कुणबी ही रहे। मगर वो कुणबी लोगों ने अपने को मराठा कहना शुरू कर दिया। यदि उन्होंने कुणबी ही अपने आप को रखा होता तो सारे महाराष्ट्र के कुणबी लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता।
पश्चिम महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा विभाग के लोगों को भी रिजर्वेशन मिल गया होता। मराठा शब्द की वजह से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है, ऐसा ये मामला दिखाई देता है। आज भी कुणबी की करने वाले जो लोग हैं वो व्यवहार में कुणबी ही है, प्रैक्टिकल में कुणबी ही है और प्रचार में मराठा है, मगर ब्राह्मण लोग आज भी उनको वर्ण व्यवस्था के अधीन शूद्र ही मानते हैं, मगर प्रचार करने के लिए कुणबी का मराठा कर दिया और मराठा करने के बाद अब मराठा का क्षत्रियकरण कर रहे हैं और क्षत्रियकरण करने से क्या होगा, ब्राह्मणाइजेशन हो जाएगा और उनका ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करेंगे। क्षत्रियकरण करने से भी मराठा का क्या होगा, वो ब्राह्मण के नीचे ही रखेंगे और ब्राह्मण जैसा चाहते वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। पंढरपुर के चुनाव से ये बात सिद्ध हो गई कि एक मराठा के विरोध में दूसरे मराठा का इस्तेमाल ब्राह्मण लोग बहुत होशियारी से कर सकते हैं। पंढरपुर मंगलवेढ़ा के चुनाव से ये बात सिद्ध हो गई है। इससे महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा विभाग के मराठा लोग सबक ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसका एक उपाय ये है कि जो कुणबी की करने वाले मराठा लोग हैं उन लोगों को महाराष्ट्र में एक अभियान चलाना चाहिए। वो अभियान है डी ब्राह्मणाइजेशन का। तो डी ब्राह्मणाइजेशन का अभियान जब चलेगा तो क्या होगा, तो जो मूल सोर्स है कुणबी से मराठा बना, तो अब ये अभियान जो एक्चुअल कुणबी की करने वाले और व्यवहार में कुणबी का जीवन जीने वाले जो लोग हैं उन लोगों को कुणबी होने का अभियान शुरू करना चाहिए और कुणबी के तौर पर ही अपना जीवन जब व्यवहार में जी रहे हैं तो प्रचार में भी कुणबी के तौर पर ही लाया जाना चाहिए। ज्योतिराव फुले को अभी एक संस्मरण बता रहा हूं। सातारा से एक व्यक्ति मिलने के लिए पुणे आया तो ज्योतिराव फुले ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मराठा समझा, यानी मराठा समझो। तो ज्योतिराव फुले ने कहा, क्योंकि वो समाजशास्त्र के ज्ञाता थे, ज्योतिराव फुले ने कहा मराठी बोलने वाले सभी मराठा होते हैं, इससे बोध नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तुम कौन हो? उसने कहा नहीं, कुणबी समझो। तो इसका मतलब है कि वो भी जानता था, जो व्यक्ति ज्योतिराव फुले को कह रहा था वो भी जानता था वो कुणबी ही है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अंग्रेजों के समय में जो डॉक्यूमेंट परचेस सेल डीड बना, परचेस का और सेल का जो डीड बना हुआ है वो भी कुणबी का ही है। कुछ कोर्ट के फैसले भी है और शाहू महाराज का जो वेदोक्त प्रकरण है वो भी ये सिद्ध करता है कि ब्राह्मण उनको भी शूद्र ही मानते थे। इन सारी बातों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये सारी बातें जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका कुणबीकीकरण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर ये बात कही जा सकती है। अब रहा दूसरा एस्पेक्ट। दूसरे एस्पेक्ट में इस संदर्भ में ये बात मैं कहना चाहता हूं, यदि जो मराठा लोग कुणबी नहीं बनना चाहते, चलो थोड़ी देर के लिए इसका भी विचार कर लेते हैं कि जो मराठा कुणबी नहीं बनना चाहते तो उनको रिजर्वेशन कैसे मिले। तो जो मराठा जाति है, गुजरात में लेवा कड़वा है, नॉर्थ में जाट है और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कम्मा और कप्पू है, केरला में नायर है, तमिलनाडु में नाडार और कुछ है जो मंडल कमीशन के अंदर शामिल नहीं है, जिनको एक्सक्लूड किया गया है।
तो सारे देश के अंदर इस तरह की एक्सक्लूड की भी जातियां जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य भी नहीं है और वो ओबीसी भी नहीं है, तो फिर कौन है? तो काशीराम जी ने जो चमचाएज नाम का किताब लिखा उसमें उन्होंने लिखा, या मंडल कमीशन के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर लिखा कि जो महाराष्ट्र की मराठा जाति है, गुजरात की लेवा कड़वा है, नॉर्थ की जाट है, आंध्रा की और तेलंगाना की कम्मा और कप्पू है, ये सारी जातियां मिडल कम्युनिटीज है, मध्यवर्ती जातियां है। मध्यवर्ती का क्या मतलब है? यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी नहीं, ओबीसी भी नहीं है, मिडल कम्युनिटी है, मध्यवर्ती जातियां है, यानी मध्यम जाति स्थिति है। उसका और एक सबूत मैं देता हूं कि जब 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से आते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ये एकाधिकार हो गया है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर ईवीएम मशीन में घोटाला होता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के जो लोग हैं वो घोटाला करने में प्रशासन में साथ सहयोग करते हैं। तो इस एकाधिकार की वजह से ये खतरा पैदा हो गया, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। ये बात को जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि सारे देश के मध्यवर्ती जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूं। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार अगर मध्यवर्ती जाति के लोग आंदोलन करते हैं तो सारे देश भर में हम सक्रिय रूप से उनका साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम आंदोलन चलाए तो इसके लिए भी वो अगर साथ सहयोग करते हैं तो हम ये आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रशासन का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। प्रशासन का लोकतांत्रिकरण कैसे होगा? क्यों मध्यवर्ती जातियों को भी प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर प्रशासन में मध्यवर्ती जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन हो गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी को भी हो गया, अब मध्यवर्ती जातियों को भी रिजर्वेशन अगर मिल जाता है तो इसका फायदा देश के लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण करने में होगा, क्योंकि 50% एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया है, बाकी 50% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिल गया है। इसलिए मध्यवर्ती जातियों को ही कुछ नहीं मिला, तो मध्यवर्ती जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना जरूरी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बगैर ये मामला हल नहीं हो सकता, तो इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन से ये मामला हल हो सकता है। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं कि 15% लोगों को 15% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और मध्यवर्ती जातियों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। उनकी संख्या की गिनती करनी चाहिए ऑल इंडिया में और उनकी संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और बाकी बची हुई जो सर्विसेज है वो ओबीसी को उनके संख्या के अनुपात में दी जानी चाहिए। तो इस तरह से 100% लोगों को 100% आरक्षण होगा और इस तरह से भारत के लोकतंत्र का प्रशासन का लोकतांत्रिकरण होगा। प्रशासन का लोकतांत्रिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रशासन का लोकतांत्रिकरण करना जरूरी है। अगर हम वास्तव में लोकतंत्र को मानते हैं और ईमानदारी से मानते हैं तो प्रशासन का लोकतांत्रिकरण होना जरूरी है। उसके साथ साथ जुडिशरी का भी लोकतांत्रिकरण होना जरूरी है। जब आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी की ऑल इंडिया में परीक्षा होकर उनका ऑल इंडिया के लिए चुनाव होता है और बेहतरीन मेरिट के लोग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो जुडिशरी के लिए भी डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ऑल इंडिया की परीक्षा लिया जाना चाहिए और उसका नाम दिया जाना चाहिए आईजेएस, इंडियन जुडिशियल सर्विस। जो आईजेएस पास करेगा उसको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनाना चाहिए।
और 10-15 साल उसको डिस्ट्रिक्ट जज रखने के बाद उसको प्रमोट करके हाई कोर्ट में प्रमोशन दिया जाना चाहिए। और हाई कोर्ट को प्रमोशन देने का आधार उसके जजमेंट को आधार बनाकर दिया जाना चाहिए। और फिर हाई कोर्ट में जो जजमेंट लिखे जाएंगे उसको आधार बनाकर वहां के जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। और इस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की कमी रहती है उस कमी की भी पूरी होगी। और इस तरह से जुडिशियल सर्विस का भी लोकतांत्रिकरण होगा। आज उस पर ब्राह्मणों का एक अधिकार स्थापित होने की वजह से बहुत सारे फैसले संविधान के विरोध में दिए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है, ऐसा कहा जा सकता है। तो प्रशासन के साथ साथ जुडिशरी का भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। तीसरा पिलर है वो है मीडिया का। तो मीडिया ब्राह्मण बनिया के कब्जे में है और ये कब्जा व्यापारी और उद्योगपतियों की वजह से हो गया है। और इस वजह से व्यापारी और उद्योगपतियों के लोगों के आधार पर मीडिया में जो विज्ञापन दिया जाता है उस विज्ञापन की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भारत की प्रजा को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर कब्जा होने की वजह से और इंफॉर्मेशन का सोर्स फ्री नहीं है, उसका फ्लो फ्री नहीं है, इस वजह से लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। कानून बनाने के बावजूद भी, जानकारी का कानून बनाने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस पर अभी भी कब्जा है। ये कब्जा तभी फ्री किया जा सकता है जब वंचित लोगों का मीडिया खड़ा करने के लिए शासन के स्तर पर एक बड़ा प्रयास किया जाना चाहिए और उनके इक्विवेलेंट लेवल पर वंचितों का मीडिया भारत में खड़ा किया जाना चाहिए और कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए व्यापारी और उद्योगपतियों को कि इतना कोटा उनको विज्ञापन का हर हालत में दिया जाना चाहिए। जब ऐसा कानून बनेगा तो ये तीसरा पिलर भी एक अधिकार से मुक्त हो जाएगा और मीडिया का लोकतांत्रिकरण होगा। 4 पिलर में से 3 पिलर यदि मुक्त हो जाते हैं ब्राह्मणों से तो ऐसे परिस्थिति में भारत का जो लोकतंत्र है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और 10, 20, 25, 50 साल में जो पार्लियामेंट के अंदर जो चुनकर जाने वाले लोग हैं उनमें गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा होने से ही वास्तव में देश के लोकतंत्र का लोकतांत्रिकरण होने से भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत होगी। ऐसा किया जाना चाहिए, तभी भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होगा। ऐसा किया जाना चाहिए। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।